अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जो सुप्रीम कोर्ट का हाल है वो आपके सामने है और कल दोबारा से हेयरिंग स्टार्ट होने लगी है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर एक्ट जो था आया था, जिसके तहत ये था कि जो चीफ जस्टिस था उससे एक तो सो मोटो का इख्तियार इस तरह से ले लिया गया कि सिर्फ चीफ जस्टिस सो मोटो नहीं लेगा, उसने सो मोटो लेना किसी चीज़ का तो वो दो सीनियर जजेस के साथ मुशावरत करेगा। तो आजकल जो सीनियर जजेस उनके साथ थे वो थे जस्टिस कादिर फायद ईसा और जस्टिस तारिक मसूद। तो और एक उनके साथ और एक हो गया था, वो ये था कि अगर उन्हें बेंच बनाना तो उसके लिए भी दो सीनियर जजेस के साथ मुशावरत की जाएगी। तो चीफ जस्टिस अभी ये बिल जो था सदर के पास गया था, सदर ने एक दफ़ा इस पे ऊपर ऑब्जेक्शन लगा के पार्लियामेंट को वापस भेजा था। फिर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इसको मंजूर करके फिर सदर के पास भेजा गया, तो सदर ने इसको पास नहीं किया था। लेकिन कानून साजी ऐसी हो चुकी हुई है कि अगर सदर पास नहीं भी करेगा तो उसके बावजूद ये कानून बन जाएगा 10 दिन के बाद। तो हुकूमत ने इसको कानून बना दिया हुआ, लेकिन चीफ जस्टिस ने उस वक्त 8 हम ख्याल जजेस को लेके बिठा के इसकी जो कार्रवाई थी वो शुरू की थी। तो उस कार्रवाई के अंदर उन्होंने कह दिया था कि जब तक हमारा कोई फैसला नहीं आता, ये सदर मंजूर करे या पार्लियामेंट मंजूर करे, ये कानून नहीं बनेगा। उन्होंने स्टे दिया था, लेकिन हुकूमत ने उनके उन 8 जजेस को पार्लियामेंट ने उन 8 जजेस की को मानने से इनकार कर दिया था और उन्होंने उनका ये फैसला भी जो था उसको मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जी ये कानून बनेगा और ऐसी कोई मिसाल नहीं कि अभी ये कानून बना नहीं और आप उसके ऊपर स्टे दे दें। कानून बन गया हुआ, लेकिन कोई जस्टिस कादिर फाइज़ या तारिक मसूद ने भी इस कानून के ऊपर कोई अमलदारी नहीं की कि बेंच बनाते हुए वो चीफ जस्टिस को कहें कि जी ये आपका इख्तियार नहीं। और आप देख लें 3 हफ्ते हो गए काजी फाइज़ को किसी बेंच में ही नहीं बिठा रहे बंदयाल साहब। तो बंदयाल साहब जो है उनकी मदर इन लॉ की भी मुबैना ऑडियो आई। साकिर निसार के बेटे की ऑडियो मुबैना नहीं रही क्योंकि साकिर निसार ने मान लिया कि ये मेरे बेटे की आवाज़ है। तो उनकी जो ऑडियो है वो सामने आ गई, जिसके अंदर पता हमें चला कि एक बीस के उन्होंने टिकटें बेची हैं। और वो जो आके कहते हैं ना आके बाबा से मिल लो, उनको जफ्फी डाल दे। तो जफ्फी डालने का मतलब ये था कि जो पैसे हैं वो आके मेरे पापा के हवाले करें, जो हमसे लिए पैसे निकालो हमारे। तो वो पैसे जो उनके थे वो उन्होंने निकाल के उनको देने थे। अब पता नहीं वो पैसे मिलते हैं नहीं मिलते हैं, इस ऑडियो लीक के बाद क्या होता है। लेकिन सोच लें कि कितनी दिहाड़ियाँ लगाई लगाई जा रही हैं। खैर वो जी कल केस की समाअत हो रही है। अब वो केस की समाअत में 8 जजेस बैठे हैं। वो 8 जजेस चीफ जस्टिस को मिला के हैं और जो हम ख्याल जिन कहा जाता है उनके बारे में सुना है कि 3 जजेस जो हैं वो शायद पीछे हट जाएंगे। वजह शायद ये है कोई कानून इंसाफ के मुताबिक फैसला करेंगे, या ये कि जी 2 जजेस की आपस में मुबैना कोई नाजेबा वीडियो भी आ गई है मार्केट के अंदर। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो कितना बुरा हाल है हमारी जुडिशरी के अंदर। कहीं ट्रक सामने आती हैं, कहीं बेटे टिकटें बेच रहे होते हैं, कहीं नाजेबा वीडियो सामने आते हैं। जैसे अर्शद मलिक का भी ये था कि वो इसी वजह से, उन नाजेबा वीडियो की वजह से ब्लैकमेल हुआ था और उसने नवाशी के खिलाफ जो था वो फैसला दिया था। और जज अरशद मलिक था, बैठ के वो सारा कुछ खुद उसने बताया था कि कैसे कैसे मुझे ब्लैकमेल किया गया और कैसे ये केस जो है मुझे नवाशी के खिलाफ फैसला देना पड़ा था। और ये हमारी जुडिशरी का हाल है। यहाँ पे कैसे फैसले होते हैं, कहीं पे बीवियां करवा रही होती, कहीं पे सासें करवा रही होती, कहीं पे ब्लैकमेल करवा के करवाया जा रहा होता है। तो इंसाफ तो इस मुल्क में मिलता नहीं है, किसी गरीब को तो बिल्कुल नहीं मिलता है। खान साहब के लिए तो हमने देखा कि 34 मुकदमात अगर आए हैं हम ख्याल जजेस के पास, तो उनमें से 33 के अंदर खान साहब को रिलीफ मिला, सिर्फ एक में नहीं मिला था, वो जो उन्होंने गैर आईनी असेंबली तोड़ी थी। और वो बड़ा ऑब्वियस था, उसमें वो दे नहीं सकते थे, वरना उन्होंने हर जगह के ऊपर कोशिश करके उनको दिया, रीराइट तक किया उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन, और अपने आप अपना नाम तारीख में बहुत बुरे अल्फाज में लिखा दे। लेकिन इन जजेस को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है ना, क्योंकि शायद ये तारीख की गलत सिमत पे अपना नाम लिखवाने के लिए ही अदालतों के अंदर आए हैं। तो सुना ये जा रहा है कि अब 3 जजेस जो हैं इनका सामने आ जाएगा कि क्या ये करते हैं और किस तरह से ये कल रिएक्ट करते हैं। ये खबर है, इसकी भी कोई तस्दीक हो नहीं सकती है। उसके अलावा भी ऑडियो वीडियो का सीज़न चला हुआ है, कभी ऑडियो आ जाती है, कभी वीडियो आ जाती है। और कह रहे हैं कि जी कोई जो सिटिंग चीफ जस्टिस हैं उनकी कोई इमरान खान के साथ भी गुफ्तगू की कोई ऑडियो है, जिसके अंदर भी सारा पोल खुल रहा है कि कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं इमरान खान के लिए। बहुत ही बुरे इस सिस्टम के हालात जो हैं वो हो चुके हैं। फिर पता नहीं
एक और नाज़ेबा वीडियो कह रहे हैं जी मुराद सईद के साथ किसी सहाफ़ी की है। मतलब शर्म आती है ऐसी चीज़ों के बारे में सुनते हुए भी और सोचते हुए भी कि हमारे सियासतदान, हमारे सहाफ़ी, ये हमारे ब्यूरोक्रेट, ये जजेस क्या करते हैं। मतलब आप दुनिया में चले जाएँ, आपको ऐसी शर्मनाक मिसालें नहीं मिलती हैं कि जहाँ पे इस किस्म की चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। किसी की ऑडियो आ रही है, किसी की वीडियो आ रही है। ऑडियो से याद आया, एक और सहाफ़ी हैं जी, बड़े सीनियर सहाफ़ी, पीटीआई के सपोर्टर सहाफ़ी, बल्कि एक तरह से वर्कर ही हैं वो उनके। उनकी भी कोई ऑडियो आई है जिसमें उन्होंने कहा जी बेड़ा गर्क हो गया वे, इमरान खान ने साड़ा बेड़ा गर्क करवाता वे, हुण सानू इत्थे मुल्क च कुछ नहीं मिलना, इथों निकल जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए, हमें इस मुल्क में कुछ नहीं बचा। और इमरान खान को जजे रिलीफ देने लगे थे तो बीजिंग से कॉल आ गई, पता नहीं कहाँ से काले वो बुला देते हैं, कर लेते हैं। अभी तक तो इमरान को रिलीफ मिल रहा है, जिस अदालत में भी जाते हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करते तो फ़ौरन वो लाइन हाज़िर हो जाते हैं, लाहौर हाई कोर्ट में दायर करते तो वहाँ पे सारे लाइन हाज़िर हो जाते हैं। अभी तक तो इमरान खान साहब को हर तरफ से जो है वो रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है। आज भी उन्होंने रैली निकाली, कोई इतनी इंप्रेसिव रैली उनकी नहीं है, उनकी अपनी वीडियो से ही नज़र आ रहा है कि उसमें कोई इतनी ख़ास तादाद में लोग शामिल नहीं हैं। और वैसे भी लाहौर की सड़कों का आपको पता है कि 4-5 गाड़ियाँ भी हो तो पीछे ट्रैफिक रुक जाती है, फिर वो लंबी लाइनें होती हैं। हमने खुद एक दफ़ा पीटीआई का देखा था, ये एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर जा रहे थे तो अचानक पीटीआई वालों ने अपनी 4-5 गाड़ियाँ आगे खड़ी कर दी, पीछे गाड़ियों की लाइन लग गई, उन्होंने खड़े होकर तस्वीरें खींच ली और उसके बाद सोशल मीडिया पे वो डाल देते कि लंबी तादाद हमारे साथ रैली के अंदर निकली हुई है। तो वोट बैंक है, मैं ये नहीं डिनाई करती कि वोट बैंक नहीं है, लेकिन अब उनकी आवाम उनके साथ रैलियों में, धरनों में, जलसों जुलूसों में निकलने से थक चुकी हुई है। क्योंकि इमरान खान अपोजिशन में भी जब होते हैं तो अपने लोगों को थका देते हैं, और जब से हम निकले हैं साल होने वाला है, इस साल के अंदर सिर्फ जलसे जुलूस रैलियां तहरीकें निकालते रहे और आवाम कितनी देर सड़कों पर रहेगी ना, आवाम भी थक जाती है। एक एक सड़कों की भी एक फटीग होती है, हर वक्त आवाम नहीं रह सकती है सड़कों के ऊपर, उनको भी रिलीफ चाहिए होता है। तो इधर से तो अच्छी खबरें भी आनी शुरू हो गई कि जी आरएलएनजी जो है वो तुर्कमानिस्तान से आ रही है काबुल के रास्ते, और 2 बोझर आ चुके हैं, 10 और आने हैं, और कह रहे हैं कि ये हमें ईरान से सस्ती मिलेगी। अगर ईरान से सस्ती मिलेगी तो उसका मतलब गैस आगे जाके आपकी मज़ीद सस्ती होगी, और ये जो होते हैं तंदूरों को, होटलों को ये प्रोवाइड की जाती है, तो हो सकता है कि इससे महंगाई की जो है मज़ीद इसमें कमी आए। फिर रूस से तेल आना है, उसके बारे में कि 15 मई के बाद वो तेल पहुँचना शुरू हो जाएगा, और उसी तेल से ये है कि फर्निस ऑयल भी बनता है। फर्निस ऑयल से हमारी बिजली के बहुत से कारखाने चलते हैं। वैसे तो अब हुकूमत जो कोयले के ऊपर, विंड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट कर रही है, ताकि जो फर्नेस ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए, सोलर के ऊपर ज़्यादा जा रहे हैं ताकि बिजली सस्ती बने और सस्ती आवाम को दी जा सके। तो अगर फर्नेस ऑयल इससे सस्ता बनेगा तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, और अगर पेट्रोल का देखा जाए तो $50 फ़ी बैरल जो है वो हमें मिलेगा। अगर $50 मिलेगा तो उसका मतलब कम से कम ₹100 कमी आएगी हमारे पेट्रोल की प्राइस के अंदर। तो ये भी आवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा अगर 200 से नीचे पेट्रोल आ जाता है। और हुंजराब के रास्ते जो है वो अब तजारत शुरू होगी चाइना के साथ भी, और चाइना जो है उन्हें पाकिस्तान की बहुत सी चीज़ों पे जो बरामदात पे पाबंदी लगाई थी वो भी खोल दी गई है। फिर माशाल्लाह गंदम इस दफ़ा कोई 2 करोड़ 75 लाख मैट्रिक टन जो है वो गंदम की पैदावार हुई। 2010 के बाद गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, सैलाब और सारे मौसमी इन हालात के बावजूद। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह करे कि हम गंदम में खुद कफ़ील हो, और हम गंदम जैसे हम पहले एक्सपोर्ट करते थे हम एक्सपोर्ट करना शुरू करें, और हमारी अल्लाह करे कि जो हम ज़री मुल्क बने और वो मुल्क बने जो गंदम, चावल, सब्जियां, ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट करे, फ्रूट एक्सपोर्ट करे, हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। और जितनी हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी उतने मुल्क में डॉलर आएंगे, और मुल्क जो है वो उसकी इन्हिसार आईएमएफ वगैरह के ऊपर ख़त्म होगा। हम इंपोर्ट करेंगे तो हम अपने पैसों से कर रहे होंगे और हमें कर्ज़ों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। अल्लाह ताला इस मुल्क के ऊपर बेहतरियाँ करे, लेकिन एक जो इमरान खान साहब है वो तो इंतशार फैलाते रहेंगे, और उनका काम ही यही है, वो चाहेंगे ही नहीं कि कभी हालात बेहतर हो जाएंगे तो फिर उनका चांस कोई नहीं है। पहले तो उनको एजेंसियाँ ले आई थी, लेकिन अब एजेंसियाँ तो उनको नहीं लाएंगी, और आवाम तो कारकर्दगी देखेगी, क्योंकि 2018 में भी अवाम ने इनको वोट नहीं दिया था, आरटीएस बिठा के इनको लाया गया था, और प्रोपेगेंडा भी बहुत ज़्यादा किया गया था, करप्शन करप्शन। अब ये है कि महंगाई है, अवाम थोड़ा सा उसकी वजह से तंग है, लेकिन अब इंशाल्लाह आगे जाके महंगाई में कमी आएगी तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। और कल देखते हैं जी केस का क्या फ़ैसला आता है। आपके सामने उन्हें बता दें कि 3 जजेस के बारे में हम सुन रहे हैं, लेकिन ये खबरें हैं सारी, आपको खबरें मिलती हैं
लेकिन उसके बाद बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि हमारे जजेस का पता नहीं चलता, वो कहीं और से ब्लैकमेल हो जाता है। तो यहाँ पे इस मुल्क में तो ब्लैकमेलिंग चलती है, एक साइड से होता है तो फिर दूसरी साइड पे चले जाते हैं। आइन इंसाफ कानून के मुताबिक जो फैसले करते हैं वो किसी से ब्लैकमेल नहीं होते, और उनके फैसले हमेशा पुख्ता रहते हैं और एक ही मामले के ऊपर रहते हैं। लेकिन चूंकि इन लोगों ने आइन कानून के मुताबिक तो फैसले करने नहीं होते हैं। आप ये सोचें कि आसिफ खोसा ने ज़ाती दुश्मनी को लेके इन शरीफ खानदान के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की, और फिर उसके बाद साकिब निसार जो थे उन्होंने करप्शन करते हुए सारी, बेटा चोर निकला, खुद भी चोर था, बेटा अब दिहाड़ियाँ लगा रही है, बाप ने उसको दिहाड़ियाँ लगाई होंगी जब वीडियो भी निकली थी कि 5-6 एमपी तो मैं ऐसे ही फारिग कर दूंगा। तो ये जो दिहाड़ियों लगाने वाले जजेस थे ना, ये निज़ाम उनको बड़ा सूट करता था जो इमरान खान वाला था, क्योंकि इमरान खान के दौर के अंदर बहुत से लोगों ने दिहाड़ियाँ लगाई, किसी ने अद्वियात में लगाई हैं, पेट्रोल में लगाई हैं, ये बिजली के कारखानों के अंदर लगाई हैं, बीआरटी में लगाई हैं, मालन जबा में लगाई हैं। इमरान खान की फरा जो गोगी है उसने और उसकी बीवी ने तबादलों में काफ़ी ज़्यादा लगाई है, मलिक रियाज को रिलीफ पहुंचाने के अंदर दिहाड़ियाँ लगाई। तो दिहाड़ियों की एक पूरी किताब लिखी जा सकती है इमरान खान के दौर के अंदर। फिर जो बिजनेस कम्युनिटी थी जिनको इन्होंने बगैर सूद के कर्जे दिए थे, और जो इन्होंने इंपोर्ट करने दिया था उनको बगैर किसी पाबंदियों के, जो बिजनेस कम्युनिटी थी, और वही बिजनेस कम्युनिटी इनको अभी तक फंड कर रही है। तो अभी सुना है कि जी कोई उन्होंने 4 अरब की दिहाड़ी टिकटों पे भी इमरान खान ने लगा ली है। इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, 4 अरब की दिहाड़ी उसने टिकटों के ऊपर भी लगा दी है। कहते हैं कि इंसान की जो लालच है ना, उसको सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है। तो इमरान खान 70 साल के तो हो सकते, और कितना जिएंगे आप, और 10 साल जी लेंगे, 15 साल जी लेंगे। खान साहब किसके लिए इतना आप इकट्ठा कर रहे हैं? दोज़ख कब्र की आग आपको जलाएगी जो आप ये करप्शन और ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो मुल्क के लिए सोच लेते तो शायद आज हम भी आपको वोट देने का सोचते, लेकिन आपने तबाही फेर दी इस मुल्क के अंदर। और झूठ तो सारे आप पे ख़त्म है, आपके झूठों पे तो किताब लिखी जा सकती है, और आवाम को भी पता है, यू टर्न हो, झूठ हो, आपसे ज़्यादा कोई नहीं बोलता, और आप इतने संजीदा होकर झूठ झूठ बोल रहे होते हैं कि आपके फॉलोअर्स को वो सच ही लगता है। तो चलें जी, फिर कल जो प्रोसीजर होता है, जो हेयरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके अंदर बात करेंगे और देखेंगे वहाँ से क्या आता है जी। अल्लाह हाफ़िज़।